Good morning, everyone. Welcome to Pioneer Convent School. 12th Standard Psychology chapter is going on psychological disorder. And in the psychological disorders, we have done anxiety disorder, dissociative, depressive, schizophrenic, and today we are going to do behavioral and developmental disorder. Behavioral means abnormalities in the behavior, and developmental disorder means disorder in the developmental stage of life. Developmental stage of life कौन सी होती है? Our early childhood. Now these disorders appear in the early stage of development. मतलब जो हमारी development stage होती है early means जो childhood stages होती हैं उसमें ये disorders appear होते हैं. These symptoms appear before the child enters the school. जब बच्चे ने स्कूल जाना है उससे भी पहले मीन्स 3 to 4 ईयर की एज में, और ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ स्कूलिंग जैसे कि 3rd, 4th और 5th स्टैंडर्ड. इसके जो रीजंस होते हैं दैट इज़ लैक ऑफ अफेक्शन, सपोर्ट एंड सिक्योरिटी एक्सेट्रा. मीन्स बच्चों को अगर अफेक्शन, सपोर्ट या सिक्योरिटी ना मिले अपने पेरेंट्स से, और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल पेरेंट्स माइट बी बिजी विद देयर जॉब एंड बिजनेस, लॉस ऑफ पेरेंट्स हो सकता है एट अर्ली एज, या सेपरेशन ऑफ पेरेंट्स हो सकता है, या फिर पेरेंट्स के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं है जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को सपोर्ट और सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते. सो दीज डिसऑर्डर्स हैम्पर पर्सनल, सोशल, एकेडमिक एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग. मीन्स जब ये डिसऑर्डर हो जाएं तो ये एक बच्चे की पर्सनल, सोशल, उसकी एकेडमिक एजुकेशन से रिलेटेड और बड़े होने के बाद ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में भी हैम्पर मीन्स रुकावट डालते हैं. Now, according to Archer-Beck, there are two factors: externalization and internalization. Externalization means जब हमें बच्चा अंडर कंट्रोल्ड लगता है, लाइक अनकंट्रोलेबल, जब वो अपने पेरेंट्स से या अपने एल्डर से कंट्रोल्ड नहीं होता है, उसका बिहेवियर अनकंट्रोलेबल हो जाए, दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड अंडर कंट्रोल्ड. इस कंडीशन में बच्चा बहुत डिसरप्टिव मीन्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और एवर्सिव हो जाता है. डिस्ट्रप्टिव मीन्स वायलेंट, इरिटेबल बिहेवियर हो जाता है बच्चे का, बहुत ओवर क्राइंग, एग्रेशंस शो करना. एग्रेशन शो करता है वो बाय फाइटिंग, बाय हिटिंग, विदाउट एनी रीज़न क्राइंग करके. एंड एवर्सिव टू अदर्स मीन्स दूसरों के लिए वो बात नहीं सुनता है, उनको ओबे नहीं करता है. तो एक्सटर्नलाइजेशन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग उसमें ये 5 टाइप के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं: ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, and then ODD, oppositional deficit disorder, conduct disorder, pervasive developmental disorder and depression. इनको हम 1 by 1 डिटेल में स्टडी करेंगे कि इनमें क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इंटरनलाइजेशन. इंटरनलाइजेशन बिल्कुल अपोजिट होता है एक्सटर्नलाइजेशन के. यहाँ पे जो बच्चे का बिहेवियर है वो अनकंट्रोल्ड है, और यहाँ पे जो बच्चे का बिहेवियर है वो ओवर कंट्रोल्ड है. आपने देखा होगा ऐसे बच्चे जो ऑल द टाइम बहुत डरे हुए रहते हैं, बहुत सप्रेशन में रहते हैं, ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स ने, उनके एल्डर्स ने उनको ओवर कंट्रोल करके रखा हुआ है. ऐसे बच्चों में डिप्रेशन मीन्स पैसिवनेस नज़र आता है, सैडनेस नज़र आती है, एंग्जाइटी ऑल द टाइम, एक फियर उनके माइंड में रहता है, डिसकम्फर्ट रहते हैं, अंदर से कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं. इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सेल्फ के साथ होती हैं. यहाँ जो प्रॉब्लम्स थी वो दूसरों के साथ क्रिएट करते हैं बच्चे, लेकिन ये प्रॉब्लम बच्चा अंदर ही अंदर खुद से सफ़र करता है. और इन सब के अपने अपने डिसऑर्डर्स हैं विच वी हैव टोल्ड यू, जैसे कि ADHD, ODD, कंडक्ट डिसऑर्डर. तो इंटरनलाइजेशन का डिसऑर्डर है सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर. सो टोटल 6 डिसऑर्डर्स हैं इसके अंदर, ADHD, ODD एंड ऑल, और इन सब को अब हम 1 by 1 स्टडी करेंगे. लेट्स सी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ADHD, अटेंशन डेफिसिट. डेफिसिट का मतलब होता है लेस, जब कम हो जाए कोई चीज़, कि अटेंशन का कम हो जाना. एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है, अनकंट्रोलेबल एक्टिव. तो जब यह डिसऑर्डर होता है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या सिम्टम्स होते हैं. लेट्स सी. नंबर 1, लॉस ऑफ अटेंशन. ये सबसे पहला पॉइंट हमने आपको बताया, डेफिसिट हो जाना, कि अटेंशन स्पैन बच्चे का बहुत कम हो जाता है. और जब आप उससे बात भी करेंगे ऐसे डिसऑर्डर वाले चाइल्ड के साथ, तो वो 2 मिनट से ज़्यादा आपके ऊपर या किसी भी टॉक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है.
वो हिलना स्टार्ट कर देगा, वहाँ से भागना स्टार्ट कर देगा, या वो फिजिटिंग स्टार्ट कर देगा। फिजिटिंग मीन्स अपने आसपास की चीज़ों को छेड़ते रहना, या फिर वो एक्सक्यूज़ बनाएगा कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे पानी पीना है, लेकिन वो आपकी बातों पे अटेंशन नहीं दे पाएगा। तो जिन बच्चों में ये लॉस ऑफ अटेंशन प्रॉब्लम होती है, ये टीचर के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। सेकेंड इसका सिम्टम और प्रॉब्लम है कि वेरी इम्पल्सिव, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं, कांट स्टॉप देयर रिएक्शंस, उनका जो मन में आ रहा है वो बोल देते हैं। ऐसे बच्चे हिटिंग करते हैं, फाइटिंग करते हैं, एंड चीज़ों को उठा उठा के फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। मीन्स टोटली इम्पल्शन उनका बढ़ जाता है। एंड ऑलरेडी टोल्ड यू कि लॉस ऑफ अटेंशन है, अटेंशन स्पैन नहीं होता, तो वो फोकस नहीं कर पाते हैं, टीचर क्या टीच कर रहा है या पेरेंट्स कुछ सिखा रहे हैं, सो दे कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन देम। डू नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शंस, ये भी वही सेम चीज़ है कि जब वो कुछ सुनते ही नहीं हैं, तो जब अटेंशन ही नहीं दे रहे हैं, तो वो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कैसे कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए टीचर्स को भी बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं कि उनको स्टोरी मेथड से टीच किया जाए या प्लेवे मेथड से टीच किया जाए, उनकी अटेंशन को ग्रैस्प करने के लिए। नेक्स्ट इनमें प्रॉब्लम होती है फॉरगेटफुल। तो नेचुरली जब उनका अटेंशन स्पैन नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, वो बहुत ध्यान लगा ही नहीं सकते हैं किसी टॉपिक पे, तो वो उसे बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। लूज़ इंटरेस्ट ईजीली, ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम है ये कंसंट्रेशन और अटेंशन से ही रिलेटेड हैं कि जब उन्होंने आगे वाला कॉन्सेप्ट नहीं सुना तो पीछे वाले कॉन्सेप्ट में वो रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो उनका इंटरेस्ट नहीं बन पाता किसी भी एक्टिविटी में और किसी भी लर्निंग में, किसी भी चैप्टर में। एंड दे आर अनेबल टू कंट्रोल रिएक्शन, क्योंकि बहुत इम्पल्सिव होते हैं तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। लाइक वो अगर उनका क्लास में भी मन कर रहा है रोने का, तो वो ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर लेते हैं। दे नेवर थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, दे नेवर थिंक ऑफ द अदर्स रिएक्शन। नाउ कांट वेट फॉर टर्न्स, ये जो बच्चे की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है, वो होती है गेम्स में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि इसी के थ्रू बच्चा कोऑपरेशन सीखता है, डिसिप्लिन सीखता है, पेशेंस सीखता है, टीम स्पिरिट है, सोशलाइज करना सीखता है। वो हम उसे कहते हैं कि गेम में चीटिंग नहीं करनी चाहिए, तो बच्चा ऑनेस्टी सीखता है। लेकिन इन बच्चों में लैक ऑफ पेशेंस होता है और ये अपनी टर्न की भी वेट नहीं करते हैं, इनको बहुत जल्दी होती है हर काम को करने की, क्योंकि आपको बताया ना कि इसमें अटेंशन के साथ साथ हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी होता है। तो बहुत एक्टिव होते हैं और अपनी टर्न की वेट भी नहीं करते हैं, और इसी वजह से ये कभी भी अच्छे फ्रेंड्स नहीं बना पाते हैं। नाउ कांट डिले ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन होता है डिज़ायर्स। अगर इनको कोई मन में डिज़ायर हो रही है तो ये उसको डिले नहीं कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, अगर ये क्लास में बैठे हुए हैं और इनका आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो ये वेट नहीं करेंगे कि हम घर जाएंगे, अपने पेरेंट्स को बोलेंगे वो हमें ला कर देंगे। ये वहीं स्टार्ट हो जाएंगे कि इनको अभी चाहिए वो आइसक्रीम। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंटली मूविंग, हाइपर एक्टिविटी होना, कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं, एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकते हैं, कूदते रहेंगे, डेस्क के ऊपर से नीचे निकलते रहेंगे, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि इस एक्टिविटी में बेंचेस पे, स्टेयर्स पे मूव करने में क्या रिस्क हो सकता है। दे डोंट अंडरस्टैंड एनी रिस्क, दे डोंट अंडरस्टैंड एनी सिचुएशन, दे जस्ट कांट कंट्रोल देयर मूवमेंट। टॉक्स टू मच, और बच्चों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बोलते हैं। एंड बॉयज़ आर मोर प्रोन देन गर्ल्स, और ये जो प्रॉब्लम है ये गर्ल्स से ज़्यादा बॉयज़ में होती है। सो ये सारा था हमारा ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नाउ वी विल डू ODD, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। ऑपोजिशनल मीन्स कि जो आपको करने के लिए कहा जा रहा है, जो उसके अगेंस्ट करना, उसके बिल्कुल ऑपोजिट करना। अगर हम कह रहे हैं कि आप यहाँ पे नहीं खेलो तो यहीं पे खेलना, अगर हम कह रहे हैं कि अभी ये वाली एक्टिविटी नहीं करो तो बच्चे ने वही एक्टिविटी करनी है। एंड डेफिएंट डिसऑर्डर का मतलब होता है कि कुछ हमारी सोसाइटी के, फैमिली के रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, एक्सपेक्टेड होता है कि ऐसा बिहेवियर आप करेंगे, बट उसके बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करना, नॉर्म्स के अगेंस्ट जाना, दैट इज़ कॉल्ड डेफिएंट डिसऑर्डर। तो इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है कि एज इन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्टबर्ननेस होती है। स्टबर्ननेस मीन्स ज़िद करना, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट होना, अपनी बात मनवाना। तो ये इसका मतलब है कि जितनी बच्चे की एज है
उस एज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्टबर्ननेस होना कि देखने वाले को भी बहुत ऑड लगता है कि इतना छोटा बच्चा इतनी ज़्यादा ज़िद कैसे कर सकता है। इरिटेबल होते हैं, अगर इनकी बात ना मानी जाए तो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, और नॉर्मल वे में इरिटेट नहीं होते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा इरिटेट होते हैं, चीज़ों को थ्रो करना, हिट करना, कई बार अपने पेरेंट्स को भी हिट करना, इस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं। डेफिएंट, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, कि जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, जो एक डिसिप्लिन्ड बिहेवियर है, उसके ऑपोजिट बिहेव करना। डिसओबीडियंट होते हैं, बिल्कुल भी कहना नहीं मानते हैं, और हॉस्टाइल हो जाते हैं। हॉस्टाइल मीन्स वायलेंट हो जाते हैं, खुद को भी हार्म पहुंचाते हैं, दूसरों को भी हार्म्स पहुंचाते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स को, एनिमल्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को। मीन्स कम्प्लीटली वो बिहेवियर शो करते हैं विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी एंड इन फैमिली। थर्ड डिसऑर्डर है कंडक्ट डिसऑर्डर एंड एंटी सोशल बिहेवियर। ये कंडक्ट डिसऑर्डर और एंटी सोशल बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑपोजिशनल। इसमें भी यही है ना, सोसाइटी के ऑपोजिट, और इसमें भी यही है एंटी सोशल बिहेवियर, तो ऑलमोस्ट सेम सिम्टम्स होते हैं। इसमें भी एज इन एप्रोप्रिएट एक्शंस होते हैं, बच्चे ऐसी टॉक्स करते हैं और ऐसा बिहेवियर करते हैं जो उनकी एज के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं होता। ऐसा एटीट्यूड दिखाएंगे फैमिली एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट, कि अगर आपकी फैमिली आपसे एक्सपेक्ट कर रही है फॉर अ नाइस बिहेवियर, फॉर अ कूल एंड काम बिहेवियर, तो ये उसके बिल्कुल अपोजिट एटीट्यूड शो करते हैं। सोसाइटल नॉर्म्स, वही सेम चीज़ है कि सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो नहीं करना, मतलब ऐसे काम करना जिससे सोसाइटी भी डिस्टर्ब हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, रात को जब सबके रेस्ट करने का टाइम है, उस टाइम इनका ज़िद करना, नखरे करना, और अपनी डिमांड्स के लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना, जिससे कि सब लोग डिस्टर्ब हो जाए। एंड एंटी सोसाइटल नॉर्म्स में जैसे कि स्टीलिंग करना, बच्चे नॉर्मली अपने घर से चीज़ें चुराते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये हमारा घर है तो हम ये चीज़ें ले सकते हैं, दिस इज़ अ लिटिल बिट नॉर्मल। बट वो यही चीज़ें जब अपने नेबरहुड में करने लगते हैं या अपने क्लासरूम में दूसरे बच्चों के साथ करने लगते हैं, दैट काइंड ऑफ स्टीलिंग इज़ एंटी सोसाइटल नॉर्म्स। या फिर जैसे कॉलोनीज़ में दूसरों की प्रॉपर्टी को हार्म करना, किसी की विंडो तोड़ देना, किसी की कार अगर खड़ी है तो उसके ऊपर स्क्रैचिंग कर देना विदाउट एनी रीज़न। ऐसा नहीं कि उनके माइंड में कोई एंगर है किसी नेबर के लिए, कोई रीज़न नहीं होता, विदाउट एनी रीज़न है, तभी तो इसको डिसऑर्डर कहा गया है। डैमेज करते हैं पर्सनल और प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ अदर, मतलब जो खुद के राइट्स हैं। खुद का राइट क्या होता है कि खुद को हैप्पी रखना, कूल रखना, काम रखना, तो खुद के राइट्स पे भी डैमेज करते हैं और दूसरों के राइट्स को भी डैमेज करते हैं। अगर बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, एंटी सोसाइटल बिहेव कर रहा है, तो सोसाइटी के लोग, पेरेंट्स, टीचर्स, सब लोग डिस्टर्ब होते हैं। इन प्रॉब्लम्स में एग्रेशन बहुत होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, एक जो उसकी एज के लिए बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है कि इतना छोटा बच्चा इतना ज़्यादा एग्रेशन शो करना। लोगों को मारने की, एनिमल्स को हिट करने के लिए बार बार थ्रेटन करते हैं। ऐसे बच्चे धमकियां देते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो खुद के लिए भी धमकियां देते हैं पेरेंट्स को कि अगर मेरी बात ऐसे नहीं मानी गई तो मैं खुद को भी हार्म कर लूँगा। रूल वायलेशन होता है कि जो भी रूल बना दें, पेरेंट्स बनाए या टीचर बनाए, उन्होंने उस रूल को वायलेट मीन्स ब्रेक करना ही करना है। डिसीटफुलनेस होता है, चीटिंग करते हैं, एग्ज़ाम में चीटिंग करते हैं, दूसरे बच्चों की चीज़ें चुरा लेना, ये सब डिसीटफुलनेस। एग्रेशन कई तरीके का शो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिज़िकल, जब वो किसी को मार रहे हैं या किसी को पुश कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिज़िकल एग्रेशन। वर्बल एग्रेशन शो करते हैं, जैसे कि अब्यूजिंग करना, गलत बातें बोलना। हॉस्टाइल हो जाते हैं, हॉस्टाइल का मीनिंग ऑलरेडी आपको क्लियर किया है, इन्फ्लिक्टिंग हार्म्स, जब वो दूसरों को नुकसान तक पहुंचाने लग जाएं तो ये थोड़ा सा सीवियर कंडीशन हो जाती है। एंड प्रोएक्टिव होते हैं, जैसे कि बुलिंग करना, डोमिनेट करना। बुली करते हैं ना स्कूल में कुछ बच्चे की जिनमें ज़्यादा पावर होती है, तो दूसरे बच्चों को डराते रहते हैं कि तुम मेरा ये काम करो, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसे कर दूंगा, अगर तुमने टीचर को बोला तो हम तुझे और ज़्यादा परेशान करेंगे। सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ में ये इस टाइप के बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट एक और डिसऑर्डर है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ये एक तरीके का सिवियर इम्पेयरमेंट होता है इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन स्किल। इम्पेयरमेंट मीन्स लैकिंग होती है बहुत ज़्यादा, कि जिसमें ये डिसऑर्डर होता है वो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, हेलो हाय
स्टडीज़ को डिस्कस करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, हमारे पास बहुत सारी वोकेबलरी है बात करने के लिए, हमारे पास सेंटेंसेस हैं, हमारा जो एक नॉर्मल पर्सन होता है उसका लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, लेकिन इनका लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं होता, दे कांट लर्न लैंग्वेज प्रॉपरली। तो जब लैंग्वेज ही नहीं है तो फिर इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन स्किल बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हो जाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स को कहा जाता है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, जिसे हम ऑटिज़म भी कहते हैं, और आपने ऐसे बहुत सारी मूवीज़ भी देखी होंगी जो बच्चे ऑटिज़म से अफेक्टेड होते हैं। इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? नंबर 1, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दे आर अनेबल टू इनिशिएट सोशल बिहेवियर। इनिशिएट होता है खुद से स्टार्ट करना, हमें कोई मिलता है तो हम क्या करते हैं? स्माइल करते हैं, हेलो करते हैं, हाउ आर यू पूछते हैं, तो ये इनिशिएट नहीं कर पाते हैं सोशल बिहेवियर को। अगर इनसे कोई बात करेगा तो शायद ये कुछ जवाब दे देंगे, लेकिन खुद से इनिशिएट नहीं करते हैं। सीन अनरिस्पॉन्सिव, अब ये डिपेंड करता है कि ऑटिज़म कितना ज़्यादा है और कितना कम है। तो ऑटिज़म के पेशेंट जनरली सीन अनरिस्पॉन्सिव, आप अगर उनसे बात भी करोगे ना तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, कोई आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे उन्होंने आपको सुना ही नहीं, ऐसा लगेगा जैसे आप उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। रिपीटिटिव एंड डेविएंट स्पीच पैटर्न होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिप्लाई ही नहीं करते, और अगर ट्राई करते हैं रिप्लाई करने की, क्योंकि लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है उनको बोलने की, तो एक ही वर्ड को वो 3 to 4 टाइम रिपीट कर सकते हैं। डेविएंट स्पीच पैटर्न की जो नॉर्मल स्पीच पैटर्न होता है उससे बहुत अलग तरीके से बोलते हैं, हमारी तरह नॉर्मल नहीं बोलते हैं। डोंट डेवलप स्पीच, स्पीच सीख ही नहीं पाते हैं तो उसको डेवलप भी नहीं कर पाते हैं। अब जब स्पीच नहीं है, शेयरिंग नहीं है, तो अपने इमोशंस को भी वो कैसे शेयर करेंगे? सो दे आर क्वाइट अनेबल टू शेयर देयर इमोशंस। ऐसे पेशेंट की जो बॉडी होती है उनका अपने बॉडी पार्ट्स पे, बॉडी मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं होता, और उनकी बॉडी हिलती रहती है, मूवमेंट करती रहती है, आगे पीछे रॉकिंग करते रहते हैं। बैंगिंग हेड ऑन द वॉल, कई बार दीवार में अपना सिर मारते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली। हैंड फ्लैपिंग, उनके हैंड्स पे कंट्रोल नहीं होता, लिम्ब्स, लेग्स पे कंट्रोल नहीं है, मूव करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं उसको कॉन्टीन्यूसली। सो दिस वॉज ऑल ऑटिज़म। डिप्रेशन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द एडल्ट्स, तो बच्चों में भी कई बार डिप्रेशन प्रॉब्लम हो जाती है, और सिम्टम्स बिल्कुल सेम होते हैं, पैसिव हो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं, लाइक उनके अंदर काम करने का मोटिवेशन बिल्कुल लो हो जाता है, एनर्जी ड्रेन हो जाती है, अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, कोई रिप्लाई नहीं करेंगे, विदड्रॉन हो जाते हैं, मीन्स सोशली अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, किसी से मिलना नहीं पसंद करते, आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं, बहुत बहस करते हैं, बहुत ज़िद भी करते हैं, एंड कम्बैटिव होता है फाइटिंग मोड में आ जाना, आप ज़रा सा कुछ बोलेंगे एंड दे विल फाइट बैक टू यू। सो दिस वॉज ऑल डिप्रेशन इन द चिल्ड्रन। नाउ सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंग्जाइटी में बच्चा ऑल द टाइम एंग्जाइटी में रहता है, ऑल द टाइम एक फियर रहता है उसके माइंड में, बहुत पैनिक हो जाता है, जल्दी से रोना स्टार्ट कर देते हैं, कांट स्टे अलोन, अकेले नहीं रह सकते हैं, कांट गो टू स्कूल, स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज सेपरेशन एंग्जाइटी, यू अंडरस्टैंड, मतलब पेरेंट्स से अलग होना, ग्रैंड पेरेंट्स से अलग होना, या जो भी उनका केयर टेकर है, जो भी उनका गार्डियन है, सिबलिंग है, उससे अलग होने में उनको डर लगता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो ऐसे बच्चे टैंट्रम शो करते हैं, स्कूल जाने के लिए बहुत रोते हैं, बहुत मुश्किल से ऐसे बच्चे स्कूल में एडजस्ट होते हैं, और एज के साथ साथ ये डिसऑर्डर नॉर्मली कम हो जाता है। अगर थोड़ा बहुत कोई बच्चा रोता है दैट इज़ नॉर्मल, उसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर नहीं कहेंगे, लेकिन अगर बच्चा बहुत रो रहा है और वो अपनी जो एज उसको क्रॉस कर लिया 3 to 4 ईयर के बाद, अभी 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर में भी कोई बच्चा अगर अपने पेरेंट्स से अलग होने में रोता है, देन इट इज़ कॉल्ड अ डिसऑर्डर। तो ये सारे डिसऑर्डर्स थे हमारे बिहेवियरल डिसऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसके सिम्टम्स और इसकी प्रॉब्लम्स एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। देन ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, बहुत स्मॉल है। कंडक्ट डिसऑर्डर, एंटी सोशल बिहेवियर, जब हम सोसाइटी के नॉर्म्स के और फैमिली नॉर्म्स के अगेंस्ट बिहेव करने लगते हैं। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जो ऑटिज़म एंड ऑटिस्टिक बच्चों में। देन डिप्रेशन इज़ देयर, एंड देन सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो 6 मेन डिसऑर्डर होते हैं डेवलपमेंटल न्यूरो प्रॉब्लम्स के साथ। So students, we have done this, and in the next video we will be doing the last topic of this chapter. Till then, have a good day.